नमस्ते मित्रों। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की श्रृंखला में आज हम टॉमस स्टन इलियट, जिनका समय 1888 से 1965 तक रहा और समय तो इनका अभी भी चल रहा है। टॉमस स्टन इलियट 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ कवि और आलोचक के रूप में विख्यात है। प्रतिभा और प्रभाव दोनों ही दृष्टियों से कॉलरिज के बाद इलियट का ही स्थान है। इलियट का जन्म सेंट लुई, अमेरिका में 26 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1910 में एमए किया। उनके शिक्षकों में आयरविंग बेबेट जैसे मानवतावादी आलोचक तथा जॉर्ज सांतायना जैसे सौंदर्य शास्त्री थे। इन दोनों प्रख्यात शिक्षकों का प्रभाव इलियट के साहित्यिक विकास में सहायक हुआ। इलियट ने छात्र जीवन में संस्कृत और पाली का भी अध्ययन किया। कुछ दिनों तक पेरिस और ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करने के बाद 1915 में इलियट लंदन पहुंचे और वहीं बस गए। लंदन के निकट एक स्कूल में उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया और फिर लॉर्ड्स बैंक में किरानीगिरी की। 1925 में वे प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान फेबर एंड फेबर के निदेशक बने, जहां से द क्राइटेरियन नामक त्रैमासिक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। इलियट के साहित्यिक प्रतिष्ठापन और यशो विस्तार में इस पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी समीक्षाएं तथा आलोचनाएं ही नहीं, द वेस्टलैंड नामक प्रसिद्ध कविता भी पहले पहल 1922 में क्राइटेरियन में ही प्रकाशित हुई। द वेस्टलैंड 1922, क्राइटेरियन 1927 में इंग्लैंड की नागरिकता और चर्च ऑफ इंग्लैंड की सदस्यता स्वीकार कर एलियट इंग्लैंड के स्थायी निवासी बन गए। 1948 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जीवन के अंत 1965 तक एलियट की साहित्य साधना निर्बाध चलती रही। एलियट ने आलोचना पर कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा है। उनके आलोचनात्मक विचार लेखों, समीक्षाओं तथा भाषणों में बिखरे हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 500 है। इस विकीर्ण सामग्री से सुसंबद्ध आलोचना पद्धति का निर्माण कष्ट साध्य है। इलियट के साहित्यिक जीवन का आरंभ काव्य से हुआ या आलोचना से, ये कहना कठिन है। वस्तुतः उनमें आलोचना, काव्य और आलोचना का ऐसा सम्मिश्रण और अनोन्याश्रय है कि एक दूसरे को पृथक नहीं किया जा सकता। अपनी आलोचना को उन्होंने निजी काव्य कर्मशाला पोएट्री वर्कशॉप का उपजात बाय प्रोडक्ट कहा। उन्होंने अपनी आलोचना को पोएट्री वर्कशॉप का बाय प्रोडक्ट कहा या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इससे स्पष्ट है कि एलियट अपने साहित्यिक कृतित्व में काव्य निर्माण को प्राथमिकता देते हैं और काव्य निर्माण के प्रसंग में उन्होंने जो चिंतन मनन किया है उसी से आलोचना की उत्पत्ति हुई है। काव्य निर्माण के प्रसंग में उन्होंने जो चिंतन मनन किया है उसी से आलोचना की उत्पत्ति हुई है। इस प्रधान गुण भाव को उन्होंने काव्य को कर्मशाला और आलोचना को उपजात कहकर स्पष्ट कर दिया है। इलियट अपनी आलोचना को अपनी काव्य कर्मशाला का उपजात तो कहते ही हैं, साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि कार्यत्री क्रिएटिव, भाव्यत्री क्रिटिकल प्रतिभाएं परस्पर पूरक हैं। अतः आलोचक और सृजक प्राय एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। इलियट मानते हैं कि आलोचक और सृजक प्राय एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। जिसे कवि कर्म का अनुभव नहीं है वह अच्छा आलोचक नहीं हो सकता। एक अर्थ में यह कथन ठीक है,
पर इसे नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अच्छा कवि अच्छा आलोचक भी हो अथवा अच्छा आलोचक अच्छा कवि भी हो, ये आवश्यक नहीं है। स्वयं इलियट ने कहा है कि अधिक अधीति होना कवि कर्म में सहायक नहीं होता, बल्कि कभी कभी बाधक भी बनता है। किंतु आलोचक के लिए तो अधीति होना अनिवार्य है। ड्राइडन, कॉलरिज, आर्नल्ड, इलियट आदि अपवाद हैं, नियम नहीं। यूरोपीय आलोचना के प्रतिष्ठापक अरस्तु कवि या नाटककार नहीं थे। भारत में भरत या भामह, कुंतक या मम्मट के संबंध में कहीं चर्चा नहीं है कि वे कवि भी थे। धातव्य है कि इलियट की आलोचना मुख्यतः सर्जक की दृष्टि से लिखी गई है, पाठक की दृष्टि से नहीं। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि इलियट की ने जो आलोचना लिखी वो सर्जक की दृष्टि से लिखी गई है, पाठक की दृष्टि से नहीं। जैसे रिचर्ड्स की आलोचना केवल पाठक के लिए है, वैसे इलियट की आलोचना केवल पाठक के लिए नहीं है, वह सर्जक और पाठक दोनों के लिए है। इलियट ने आलोचना के न तो सिद्धांत बनाए हैं न नियम। उन्हें आलोचना के किसी व्यक्ति, वाद या संप्रदाय से भी जोड़ना संभव नहीं है। वे स्वतंत्र चेता आलोचक हैं और उनके व्यक्तिक मानदंड हैं। उन्हें जहाँ जो भी ग्राह्य प्रतीत हुआ उसे उन्होंने निसंकोच ग्रहण किया है। इसलिए उनकी आलोचना पर प्रभाव तो बहुतों का है, किंतु पूर्ण अनुमान उन्होंने किसी का नहीं किया है। उदाहरणार्थ, वे अपने को आभिजात्यवादी घोषित करते हैं, पर स्वच्छंदतावाद के तत्व भी उनमें वर्तमान है। बार बार अवैयक्तिकता की बात करते हुए भी वे वैयक्तिकता से मुक्त नहीं है। वस्तुतः इलियट की आलोचना का मुख्य उद्देश्य है अपनी कविताओं के बोध, आस्वाद और परिसंसन की भूमि तैयार करना। इलियट की आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी कविताओं के बोध, आस्वाद और परिसंसन की भूमि तैयार करना। रुचि परिष्कार को वे आलोचना का अन्यतम प्रयोजन मानते हैं। करेक्शन ऑफ टेस्ट, रुचि परिष्कार। रुचि परिष्कार से अभिप्रेत है वैसे काव्य में रुचि उत्पन्न करना जिससे पाठक परिचित या अवगत नहीं है, अथवा यदि परिचित है भी तो उस काव्य को नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। काव्य की कोई भी नई धारा जब फूटती है तो उसे स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व विरोधों और अवरोधों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि साधारणतः मनुष्य अभ्यस्त को छोड़ना और अनभ्यस्त को अपनाना नहीं चाहता। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के अंगीकरण के समय अथवा छायावाद के प्रवर्तन के समय कवियों को ऐसे ही विरोधों अवरोधों का सामना करना पड़ा था। इलियट की सृजनशीलता और आलोचना कर्तृत्व की दृष्टि से ही नहीं, कीर्ति की दृष्टि से भी परस्पर सहायक और पूरक है। उनके कवि रूप ने आलोचक रूप को और आलोचना रूप ने कवि रूप को प्रतिष्ठित करने में पर्याप्त सहायता की है। 1915 ईस्वी में उनके लंदन पहुंचने पर उन्हें दो समर्थ साहित्यिकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला, टी.ई. ह्यूम और एजरा पाउंड। दोनों बिंबवादी आंदोलन के प्रतिभाशाली और प्रभावशाली नेता थे। इलियट को उनके संपर्क का लाभ लेखन में भी मिला और कीर्ति विस्तार में भी। द वेस्टलैंड के प्रकाशन के पूर्व इलियट की कुछ कविताएं और समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी थी, किंतु वे पाठकों का ध्यान आकृष्ट करने में असफल रही। आरंभ में इलियट भी बिंबवादी आंदोलन से संपर्क रहे, किंतु ह्यूम की मृत्यु और पाउंड के पेरिस प्रवास के अनंतर किसी अन्य संप्रदाय या वाद से संबद्ध न होकर इलियट स्वतंत्र रूप से अपनी रुचि तथा इच्छा के पथ पर अग्रसर होते गए। 1920 में इलियट की प्रथम आलोचनात्मक कृति द सेक्रेड वुड प्रकाशित हुई, जिसमें ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेख संग्रहित है। 1920 में
इलियट की प्रथम आलोचनात्मक कृति द सेक्रेड वुड, जिसमें ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेख संग्रहित है। ये लेख इलियट की आलोचना का मूल आधार है और प्रस्थान बिंदु भी। 1922 में द वेस्टलैंड के प्रकाशन को न केवल इलियट के लिए बल्कि अंग्रेजी साहित्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना कह सकते हैं। इसके प्रकाशन से शुरू में बेहद हो हल्ला मचा। द वेस्टलैंड की अस्पष्टता और असंबद्धता से खींच कर कुछ आलोचकों ने इसे साहित्यिक धोखाधड़ी कहा, किंतु धीरे धीरे आक्रोश परिशंसन में एप्रिसिएशन में परिणत हो गया और साहित्य जगत में इस कृति की और इसके द्वारा इलियट की प्रतिष्ठा अविचल हो गई। लगभग 50 वर्षों तक इलियट अंग्रेजी साहित्य के अप्रतिस्पर्धी कवि तथा आलोचक के रूप में समादृत रहे। इलियट का लेखन 1915 ईस्वी के बाद आरंभ होता है और इस समय का अंग्रेजी काव्य रसोन्मुख था और आलोचना दिशाहीन थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में रोमांटिक कवियों वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली आदि ने जिस आलोचना का सूत्रपात किया उसमें कवि की वैयक्तिकता, भावना और कल्पना का प्राधान्य था। मैथ्यू आर्नोल्ड ने व्यक्तिकता के अतिरेक को अव्यक्तिकता से संतुलित करने का प्रयास किया, किंतु साहित्य से अधिक संस्कृति की ओर और काव्य से अधिक धर्म की ओर उन्मुख रहने के कारण उन्हें अभिष्पित सफलता नहीं मिली। मैथ्यू आर्नोल्ड ने वैयक्तिकता के अतिरेक को अव्यक्तिकता से संतुलित करने का प्रयास किया, किंतु साहित्य से अधिक संस्कृति की ओर और काव्य से अधिक धर्म की ओर उन्मुख रहने के कारण उन्हें अभिष्पित सफलता नहीं मिली। इस बीच 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में वाल्टर पेटर और ऑस्कर वाइल्ड द्वारा प्रवर्तित कलावाद कला के लिए अपनी अतिवादी भंगिमा के साथ साहित्यिक मंच पर अवतरित हुआ। सेंट्सबरी की आलोचना ऐतिहासिक और जीवनी मूलक थी। तात्पर्य यह है कि आलोचना की इन प्रचलित पद्धतियों में कवि की प्रधानता और कृति की गौणता थी। इसलिए इलियट ने उद्भव घोषणा की कि सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। इस एक वाक्य में पूरी एक शताब्दी की व्यक्तिवादी आलोचना सरणी को इलियट ने चुनौती ही नहीं दी बल्कि दूसरी दिशा में मोड़ दिया। उनके ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नामक लेख का उद्देश्य ही है रोमांटिक संप्रदाय यानी कल्ट की व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा का महत्व स्थापित करना। तो इलियट क्या है, व्यक्तिवादिता जो चली आ रही थी उसको बदल कर परंपरा को महत्व उन्होंने दिया और उसे स्थापित किया और परंपरा के अंतर्गत ही व्यक्तिक प्रज्ञा इंडिविजुअल टैलेंट की सार्थकता प्रदर्शित करना। इलियट की साहित्यिक मान्यताओं को ठीक से समझने के लिए संस्कृति तथा परंपरा के संबंध में उनकी मान्यताओं की थोड़ी जानकारी अपेक्षित है। संस्कृति की स्थिति वे व्यक्ति, वर्ग तथा समाज में मानते हैं, किंतु ये तीनों सापेक्ष तथा अनोन्य आश्रित है और इनमें भी संस्कृति का पूर्णतम रूप वह है जो समाज में देखने को मिलता है, क्योंकि व्यक्ति या वर्ग की संस्कृतियां भी समाज से ही उद्भूत होती है। समाज की संस्कृति का अर्थ है पूरे समाज की जीवन पद्धति, जिसके घटक हैं नागरिकता या भद्रता, ज्ञान, दर्शन, कला। इलियट के अनुसार संस्कृति जीवंत तत्व है और वह समाज के सभी स्तरों पर काम करती है। क्योंकि इलियट के अनुसार संस्कृति का संबंध समाज की समग्र जीवन पद्धति से है, अतः उसका संबंध धर्म से भी है, क्योंकि धर्म भी जीवन पद्धति का अन्यतम अंग है। इलियट की संस्कृति विषयक दूसरी मान्यता यह है कि संस्कृति का निर्माण सचेत प्रयास से या योजनाबद्ध रूप से नहीं होता। संस्कृति तो स्वयं समाज की योजनाओं की पृष्ठभूमि में अलक्षित भाव से वर्तमान रहती है। इसलिए राजनीतिज्ञों और बौद्धिकों द्वारा समसामयिक संस्कृति की तलाश को वे निरर्थक ही नहीं खतरनाक भी मानते हैं। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये
कि राजनीतिज्ञों और बौद्धिकों द्वारा समसामयिक संस्कृति की तलाश को वे निरर्थक ही नहीं खतरनाक भी मानते हैं। संस्कृति की इस धारणा से ही इलियट की परंपरा की धारणा भी विकसित हुई, जिसकी सविस्तार चर्चा आगे होगी। इलियट सारे यूरोप को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखते हैं, जिसके दो साधक तत्व हैं, एक तो ग्रीस और रोम का दाय और दूसरा ईसाई धर्म। ये दोनों यूरोप की सम्मिलित परंपरा के अनिवार्य अंग हैं। इन तत्वों का संबंध अतीत से ही नहीं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में वर्तमान से भी है। इलियट ने परंपरा की निम्नलिखित परिभाषा की है। परंपरा पूर्णतः अथवा प्रधानतः भी कतिपय मतांध विश्वासों का परिरक्षण नहीं है। ये विश्वास तो परंपरा के निर्माण क्रम में रूप ग्रहण करते हैं। परंपरा से वे सभी आभ्यासिक क्रियाएं, प्रथाएं, आचार अभिप्रेत हैं, जिनमें महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्यों से लेकर किसी अपरिचित के अभिवादन की औपचारिक रीति तक सम्मिलित है, जो एक ही स्थान में रहने वाले एक ही तरह के लोगों के रक्त संबंध को द्योतित करते हैं। इस परिभाषा से सहसा ऐसा बोध होता है कि इलियट संस्कृति और परंपरा को अभिन्न मानते हैं, किंतु बात ऐसी नहीं है। इलियट की दृष्टि में परंपरा जीवित संस्कृति का वह अंश है जो अतीत के दाय के रूप में प्राप्त होकर वर्तमान का निर्माण करती है और भविष्य का निर्देश करती है। तात्पर्य यह है कि निर्जीव या अनुपयोगी अतीत परंपरा नहीं है। परंपरा अविच्छिन्न प्रवाह है, जिसमें अतीत, वर्तमान